इकाई 4 थल एवं जल संसाधन। प्रश्न नंबर 1, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या हैं? उत्तर, पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर बनते रहते हैं। एक ओर ये ख़त्म होते हैं तो दूसरी ओर इनका निर्माण भी होता रहता है। ये संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे और वनस्पति। इसके अलावा कुछ और संसाधन भी हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। इनका आसानी से निर्माण नहीं किया जा सकता है, जैसे पेट्रोलियम, खनिज आदि। ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों के निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। प्रश्न नंबर 2, जल चक्रण की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? उत्तर, जल चक्रण की सहायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहली, वर्षण। वायुमंडल में मौजूद नमी या आर्द्रता जब किसी रूप में धरती पर आती है तो उसे वर्षण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे वर्षा, हिम, बर्फ का पड़ना, ओला, ओस आदि। धरती पर पड़ने वाली गर्मी के कारण जल नमी बनकर या भाप बनकर वायुमंडल में घुल मिल जाता है। ज़मीन पर गिरने से पहले या तो तरल लिक्विड बन जाता है या फिर ठोस सॉलिड जैसे बर्फ या ओला बन जाता है। दूसरे नंबर पर है वाहित जल। वर्षा के कारण धरती की सतह पर आकर बहने वाला जल वाहित जल कहलाता है। इसमें से कुछ जल धरती के द्वारा सोख लिया जाता है यानी मिट्टी में चला जाता है, जबकि बाकी का जल नदियों, झीलों और तालाबों में भर जाता है। ये जल नदियों, झीलों और तालाबों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। तीसरे नंबर पर है वाष्पन। सूरज की गर्मी से जब धरती की सतह पर पाया जाने वाला जल वाष्प यानी भाप बनकर वायुमंडल में घुल जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। चौथा है वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे अपनी जड़ की मदद से जमीन में पाया जाने वाला जल खींचते हैं और ये जल वे अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेते हैं। जब पौधों में से जल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ पौधे की पत्तियां इस अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती हैं, जो बाद में वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। अतिरिक्त जल को पत्तियों द्वारा बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, जल के रूप या प्रकार कौन से हैं? उत्तर, जल के रूप या प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला रूप है मीठा जल। मीठा जल वह होता है जिसमें नमक और दूसरी घुलनशील अशुद्धियों की मात्रा 1.5% से भी कम होती हैं। यह जल नदियों, कुओं और ज़मीन के नीचे पाया जाता है। दूसरा है खारा जल। खारे पानी में नमक और दूसरी घुलनशील अशुद्धियों की मात्रा मीठे जल के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तीसरा है समुद्री जल। यह समुद्र में पाया जाने वाला जल है। यह खारे पानी से भी अधिक खारा होता है क्योंकि इसमें नमक और दूसरी घुलनशील अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस जल को किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी है? उत्तर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है आर्थिक विकास तेज होता है। जल की मांग और प्रयोग भी बढ़ जाता है। जल को अगर सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए और लापरवाही से बर्बाद करें तो सभी के लिए जल की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज भी हमारे देश में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। जल को बचाने और ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया जल प्रबंधन कहलाती है। आज हमें जल के प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है नदियों का जल सूखता जा रहा है। ज़मीन के नीचे पानी का स्तर हर साल कम होता जा रहा है। उद्योगों और घरेलू कामों के लिए जल का प्रयोग और मांग बहुत बढ़ गई है। जल का प्रबंधन ना होने की स्थिति में आने वाले समय में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। प्रश्न नंबर 5,
अनवीकरणीय जल संसाधन पर नोट लिखिए। उत्तर, पृथ्वी की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 1901 में हमारे देश में पाए जाने वाले कुल जल पर निर्भर करने वाली जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जबकि आज के समय में बढ़कर 120 करोड़ से भी अधिक हो गई है। आज जल के स्रोत सूखते जा रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जल एक अनवीकरणीय जल संसाधन है। प्रश्न नंबर 6, मृदा संसाधन क्या है? उत्तर, धरती की सबसे ऊपरी परत पर पाई जाने वाली मिट्टी मृदा कहलाती है। धरती पर पाई जाने वाली मृदा सबसे कीमती संसाधन है, क्योंकि इस मृदा यानी मिट्टी में सभी प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, जो पहले शाकाहारी जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं और फिर वे जानवर मांसाहारी जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की वजह से ही जीवित हैं। मृदा जल का भंडारण भी करती है। मिट्टी यानी मृदा कई प्रकार की होती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा आदि। इन स्थानों पर मिट्टी के कार्बन तत्व पाए जाते हैं, वे काफ़ी उपजाऊ होती है। यानी जिन स्थानों पर मिट्टी में कार्बन के तत्व पाए जाते हैं वो काफ़ी उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 7, मृदा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, मृदा का निर्माण सैकड़ों वर्षों में होता है। इसके निर्माण में 2 प्रक्रियाएं अहम भूमिका निभाती हैं। पहली, चट्टानों का क्षरण और दूसरी भौतिक क्षरण। चट्टानों का क्षरण, मृदा का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों में होने वाली टूट फूट के कारण होता है। दूसरा, भौतिक क्षरण, तेज वर्षा, तापमान में आने वाले उतार चढ़ाव, तेज हवा और आंधी के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह धीरे धीरे अपघटित यानी घिसने लगती है, जिसे भौतिक क्षरण कहते हैं। मृदा का निर्माण इसी अपरदन से होता है। प्रश्न नंबर 8, भूमि निम्नीकरण क्या है? इसके कारण क्या हैं? उत्तर, भूमि यानी जमीन की गुणवत्ता क्वालिटी में कमी आने की प्रक्रिया को भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि खेती के लिए भूमि की उपयोगिता में कमी आ जाना। जब भूमि निम्नीकरण होता है तो इस भूमि यानी जमीन पर उगाई जाने वाली फसल अच्छी नहीं होती। ऐसी भूमि या तो कम पैदावार देती है या फिर फसल देना बंद कर देती है। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, वनों की कटाई। दूसरा, औद्योगिकीकरण। तीसरा, बांध बनाना। चौथा, गलत तरीके से की जाने वाली खेती। पांचवा, विकास के कार्य जैसे खनन, सड़कें बनाना और परिवहन आदि। भूमि निम्नीकरण देश के लिए एक बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार ने भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे समेकित वेस्टलैंड बंजर भूमि विकास योजना TWDP, प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना, बंजर भूमि वेस्टलैंड विकास कार्यबल। प्रश्न नंबर 9, भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन क्या है? उत्तर, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसे यदि सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये बेकार हो यदि सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये बेकार हो जाती है। भूमि का उपयोग इसकी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। भूमि की उपयोगिता का ख्याल रखते हुए और समझदारी भरे उपयोग को भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन कहा जाता है। इसके लिए कुछ कार्यों को किया जाता है, जैसे मृदा अपरदन का नियंत्रण। मृदा अपरदन यानी मिट्टी को खराब होने से बचाना। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, घास उगाना और वर्षा के समय तेज जल के बहाव को रोकना आदि। दूसरा, मृदा बीमारियों का उपचार। एक ही मिट्टी पर बार बार और ज़रूरत से ज़्यादा फसल उगाने के कारण मिट्टी अपनी शक्ति खो देती है और इसमें कुछ बीमारियां भी पनपने लगती हैं। फलीदार फसलें जैसे मटर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करती हैं, इसलिए ऐसी फसलों के दाने, जड़ें तथा बचे हुए मात भाग खेत की मिट्टी में कुछ समय के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जिससे न केवल मिट्टी की बीमारी दूर होती है बल्कि उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है।